चलो स्टार्ट करते हैं। सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझेंगे, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब इस बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है, चलो इधर देखते हैं। जैसे एक एक ईंट से एक पूरा का पूरा घर बनता है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है इसको बनाने की, वैसे ही एक एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज़म बनता है। ये सबसे छोटी यूनिट है सेल किसी भी ऑर्गेनिज़म को बनाने की, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे छोटी इकाई ज़िंदगी की। चलो इधर देखो क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कैसे कैसे किसी भी लिविंग का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। सबसे पहले एटम। एटम तुम पढ़ोगे, ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम बाद में पढ़ोगे। फिर एटम से बनता है मिल के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है सेल, और ये जो सेल है यहीं पर ज़िंदगी स्टार्ट होती है। यही सबसे छोटा यूनिट है जहाँ पर लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। और देखो यही क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एंटिटी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शंस। हमारे लाइफ के जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। एक भी सेल होगा तो हम उसको जिंदा बोलेंगे, लिविंग कंसिडर करेंगे। पर जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो मल्टीपल सेल्स से बने हैं, मतलब बिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं, ओके। अब ये ना बहुत सारे अगर सेल मिल जाए ना ग्रुप बना के, तो हो जाता है टिश्यू। और ऐसे ही टिश्यूज़ जब ग्रुप बनाते हैं ना एक प्रोपोर्शन में, तो बनाते हैं ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, लंग, लीवर, किडनी एट्सेट्रा। एंड फिर आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा, ठीक है। ये तो हमारी हो गई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो इसी के बेसिस पे लिविंग को कैटेगराइज किया गया है। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है इसी बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। किस बेसिस पे, कि उनके अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जिनके पास सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता, अभी मैंने बताया था कि एक सेल भी इंडिपेंडेंट है, एक सेल भी अपना सारा काम कर सकता है अकेले, चाहे वो खाना हो, पीना हो, एक्सक्रिएट करना हो, रिएक्शंस करना हो, एवरीथिंग, सांस लेना हो, जो भी हम करते हैं एक सिंगल सेल भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो कितने सेल प्रेजेंट हैं उस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को बांटा है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में। यूनी मतलब नाम से पता चल रहा है, यूनी मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज़म जिसके पास सिर्फ एक सेल है उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म, ऐसे ऑर्गेनिज़म जिसके पास मैनी सेल्स है, उनको हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म। और हम क्या बोल सकते हैं, इसको और कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। देखो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म में एक ही सेल होगा, एक ही सेल ज़िंदगी के सारे काम करेगा, तो उसके पास कोई काम बांटने वाला नहीं है, तो एक ही सेल सारे इसेंशियल फंक्शंस को करता है, ठीक है। जबकि मल्टी सेल्यूलर में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब कि काम बटे हुए हैं, कुछ कोई पार्ट करेगा, कुछ कोई पार्ट करेगा, ऐसे। हमारा तो पता ही है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज़म में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि सेल से ही मिलके बने हैं, ओके। देखो जैसे कि एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया एग्जाम्पल, एक ही सेल का होता है बस। ईस्ट ये एक तरीके का फंगस है, एक ही सेल का होता है ये भी। अमीबा, पैरामीशियम, क्लमाइडोमोनास, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम कोई भी प्लांट ले सकते हैं, प्लांट्स हमारे मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, है ना, होते हैं। एनिमल ले सकते हैं, कोई भी एनिमल हमारा मल्टी सेल्यूलर होता है। फंगस ले सकते हैं, एक लौता फंगस है ईस्ट जो एक सेल का है, बाकी सारे फंगस मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ओके। अब उसके बाद पीछे आते हैं,
हमने देखा कि देखो सेल से हमारी बॉडी बनी है, सेल से हमारी बॉडी बनी है, तो सेल को हम क्या बोल सकते हैं? सेल को हम बोलेंगे सेल इज़ द फंडामेंटल मीन्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मीन्स है इसका? स्ट्रक्चरल मतलब वो हमारी की पूरी की बॉडी बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है। दूसरा फंक्शनल, जब वही स्ट्रक्चर बना रहा है तो काम भी तो वही कर रहा है ना। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, उस लेवल पे हमें पता है, पर उसमें भी सबसे छोटा जो पार्ट है उन्हें बना रहा है वो सेल है, तो फंक्शन तो वही परफॉर्म कर रहा है ना। उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब देखो सारे सेल, अभी तक इमेजिन किया सेल गोल गोल होते, एक्चुअली में ना सेल को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये जो हमारा हाथ है और बाकी सब चीज़ें सेल से बनी है, बट हम इसको छोटे लेवल पे सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं दिखता, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जो बड़े होते हैं, जो हम देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रिच एग, जो कि एक सिंगल सेल है और बहुत बड़ा होता है, हम देख सकते हैं। पर बाकी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी सेल होता है ना, ज़रूरी नहीं है वो गोल हो, उसका शेप और साइज़ उसके काम पे डिपेंड करता है। जैसा उसका काम होगा वैसा ही उसका शेप और साइज़ होगा। जैसे कि अगर हम बात करें नर्व सेल, तो ये एक सिंगल नर्व का सेल है जो सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में सिग्नल पहुंचाता है। तो ये क्या होता है? ऐसा होता है। उसका शेप कैसा है? ऐसा है, लंबा है, इलोंगेटेड है, ठीक है। दूसरा स्पर्म सेल और ओवम सेल, ये देखो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका काम भी डिफरेंट है, इनके काम के अकॉर्डिंग इनका शेप और साइज़ डिसाइडेड है, अलग अलग है, ओके। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स है, इसलिए इनको गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने इतना कुछ जान लिया सेल के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि एक्चुअली सेल क्या है, सेल कैसे बना है, ये सब भी जानना पड़ेगा। हमने देख लिया सेल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल कैसे बना है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका काम क्या होता है। देखो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सबसे पहले मैंने गोल सेल बनाया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये जो बाहर की लेयर होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत पतली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम होता है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। आउटर कवरिंग दिस बाउंड्री, बिना बाउंड्री के कौन सा सेल, क्या सेल, कुछ नहीं है ना, ये बाउंड्री ज़रूरी है, ठीक है। ये बाउंड्री ही हमें बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन में मदद करती है, और सेल के जो कंटेंट होता है, सेल के अंदर का मटेरियल, उसको एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है, उसके अंदर रखती है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाती। अच्छा देखना दूसरा क्या हो गया, ये जो है ना ये यूनिवर्सल होता है, मतलब कि दुनिया का कोई भी सेल उठा लो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा, डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। दूसरा है ये बीच बीच में दिख रहा है येलो 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 येलो, एक्चुअली ये मैंने बनाया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा लिक्विड है, फ्लूइड है, जो कि सेल के अंदर होता है और इसी के अंदर सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखना और क्या है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड 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 फ्लूइड। उसके बाद क्या है, थर्ड दिस सेंटर पार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस वो होता है, वो मेजर हिस्सा है, जैसे हम इसको बोल सकते हैं सेल का दिमाग है, कंट्रोल हाउस है। ब्रेन ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, क्योंकि ये क्या काम करता है, सेल के अंदर जितना भी काम होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं, इसको कंट्रोल करता है। इट्स द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ओके, ठीक है। और क्या होते हैं सेल के अंदर ना, कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अलावा भी, ये तीन चीज़ों के अलावा भी सेल के अंदर कुछ होता है जो अलग अलग काम करता है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में तो बहुत डिटेल में है, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो
तुम्हारी बुक में इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट है कि बताते हैं, देखो जो लाइफ होती है, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है ना। तो बताते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि पानी से लाइफ स्टार्ट हुई है, पानी में से ज़िंदगी स्टार्ट हुई है ना। साइंटिस्ट यही बिलीव करते थे। कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और पाया कि देखो जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो ओशन के पानी में स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि वो ऐसी पूल्स में स्टार्ट हुई है, ऐसे स्मॉल वाटर पॉन्ड्स पूल्स में स्टार्ट हुई है जहाँ का कंडीशन चेंजिंग हो, मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, इस टाइप के कंडीशंस हो। ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स वगैरह हो गए। हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी होता है वहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल देख रखा है एनसीईआरटी में पुगा वैली का। ये क्या है, एक वैली है जो कि हॉट स्प्रिंग है, लद्दाख में है। पुगा वैली में बहुत सारे ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पर गर्म पानी होता है। गर्म पानी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब अगर उबलता पानी का टेम्परेचर जो होता है ना, वो ऐसा ही टेम्परेचर होगा। ऐसे उबलते पानी में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। बट हाँ, रिसर्चेस में पाया गया कि ऐसे पानी में भी ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, जो कि कुछ टाइप के बैक्टीरियाज होते थे जिनको हीट बहुत पसंद थी, और उनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स हीट, फाइल्स मीन्स लविंग, हीट लविंग बैक्टीरिया। ऐसी जो कंडीशन थी ना गर्म पानी की, वो अर्थ के 3.5 बिलियन ईयर अगो भी ऐसी सेम कंडीशन थी जैसी उन्हें हॉट स्प्रिंग में मिली। ओके। अब क्या पाया गया कि इतने गर्म पानी में कोई कैसे रह सकता है। वहाँ पर आसपास पे कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल था, ठीक है, जो उनको प्रोटेक्ट किया, सेल को कवर कर लिया, जिसकी वजह से वो सेल सेफ रहे, सही रहे। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लोकल भाषा में बोले तो चूना। अब बात करते हैं कि सेल को स्टडी कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, सेल तो बहुत छोटे होते हैं स्टडी करने के लिए ऐसे आँखों से, है ना, बिना हेल्प से। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं सेल्स को स्टडी करने के लिए। और एक टर्म दिया है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट। वो लिमिट अगर मान लो दो पॉइंट है और तुम्हें उसको सेपरेट देखना है, अलग अलग देखना है, तो आँखों के पास अगर किसी चीज़ को लाते जाते हैं ना, तो वो ना एक ही दिखने लगता है। मतलब कि अगर पेपर पे एक दो आसपास डॉट बना लो और उसको अपनी आँखों के करीब लाते जाओ, तो तुम्हें लगेगा कि वो दोनों डॉट एक ही है, मर्ज हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो रेजोल्यूशन वो होता है कि एक वो पॉइंट जहाँ से देखा जाए कि दोनों जो चीज़ें हैं वो सेपरेट दिखें, अलग अलग दिखें। ठीक है। और सेल तो बहुत छोटे होते हैं, तो ये रेजोल्यूशन का तो बहुत ज़्यादा काम है। नहीं तो देख तो हम ऐसे भी सकते हैं चीज़ों को, बट अलग अलग देखना है, छोटी यूनिट्स में देखना है, तो उसके बीच में थोड़ा सेपरेशन होना चाहिए। हम ह्यूमंस की मिनिमम डिस्टेंस किसी चीज़ को अलग अलग सेपरेट देखने का है 25 सेंटीमीटर्स। और उसके अगर क्लोज़ लाते जाते हैं 25 सेंटीमीटर से कोई भी चीज़ देखेंगे तो हमें थोड़ा सा अलग और साफ दिखेगा, पर उससे ज़्यादा क्लोज़ लाते जाओगे तो चीज़ें धुंधली हो जाएंगी। अब माइक्रोस्कोप कई तरीके के होते हैं, जैसे कि स्कूल्स में तुम देखोगे तो तुम्हें लाइट माइक्रोस्कोप मिलेगा जो लाइट का यूज़ करेगा। ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जो कि और ज़्यादा एडवांस और डिटेल में चीज़ें दिखाते हैं। अब माइक्रोस्कोप में दो पार्ट्स होते हैं, एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा क्या होता है, आईपीस। इसको हम एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट देख लेते हैं। इसको हम एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं। देखो क्या होता है, एक तो ये आईपीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। आईपीस से यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम स्लाइड लगाते हैं, रखते हैं जिस चीज़ को भी देखना है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग मैग्नीफिकेशन के। देखो अगर मान लो कि कोई भी चीज़ है
इस लेंस से देखोगे तो तुम्हें 10 गुना बड़ी दिखेगी, 10x बड़ा, मतलब छोटा सा डॉट है तुम्हें 10 गुना बड़ा दिख रहा है। और इसी तरीके से तुम इस लेंस का भी एक वो ले लो कि देखो ये भी 10 गुना चीज़ों को बड़ा दिखाता है, तो ये दोनों मिलके 10x क्या हो जाता है, 100x। इसको हम बोलते हैं हमारी टोटल मैग्नीफिकेशन, कि मतलब कोई चीज़ इतनी बड़ी है तो उसको हमें माइक्रोस्कोप में देखना है तो 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा बड़ी दिखेगी। ठीक है। अब अगर हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो इसका एक्चुअल साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो हम किसी चीज़ के एक्चुअल साइज़ को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला मेंशन है एनसीईआरटी में। किसी भी चीज़ का डायामीटर लेना है हमें, जो लेंस यूज़ किया है हमने उस चीज़ का, लेंस जो यूज़ किया है उसका हमें डायामीटर लेना है। डायामीटर क्या होता है, ये कंप्लीट डायामीटर लेना है माइक्रोमीटर के अंदर। माइक्रो एक छोटी यूनिट होती है, कन्वर्जन यहाँ पर मेंशन्ड है। 1 mm मिलीमीटर बराबर होता है 1000 माइक्रोमीटर। मतलब अगर कोई 1 mm यूनिट में दे रखा है तो हमें माइक्रोमीटर कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है। तो और नीचे लिखना है नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर, मीन्स देखो एक डायमीटर तुमने देखा कि इसका डायमीटर कितना होता है। अब इस डायमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम देखोगे माइक्रोस्कोप में तो तुम्हें दिखेंगे कितने सेल्स हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 से काउंट कर लो माइक्रोस्कोप में से। वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो तुमने देखे ऐसे वो नीचे लिखो और इसका जो डायमीटर है ऊपर लिखो, निकल के आ जाएगा कि एक सेल का साइज़ कितना है, वो कितना छोटा है और तुम्हें माइक्रोस्कोप में कितना बड़ा दिख रहा है। अब अगर माइक्रोस्कोप की इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो इम्प्रूवमेंट के लिए 3 ही चीज़ हैं जिन पे मेन फोकस किया जाता है। पहला उसका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है, क्लैरिटी इमेज की, कि कोई भी इमेज दूर दूर दिखे, अलग अलग दिखे, मर्ज ना हो। ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है ब्राइटनेस में डिफरेंस, कि कहाँ पर ज़्यादा ब्राइट है कहाँ पर नहीं। ठीक है। तीसरा मैग्नीफिकेशन, कि कितना बड़ा हम उसको देख सकते हैं। अब कुछ हम हिस्ट्रीज पढ़ लेते हैं सेल की। अब देखो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, जिन्होंने देखा कि सेल जैसी भी कोई चीज़ होती है और सेल होता है हमारी जीने का, ज़िंदगी का आधार, वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में सेल को पहली बार 1665 में देखा। वो कौन सा सेल था, वो एक्चुअली में जो शैम्पेन वगैरह की ढक्कन होती है ना, कॉर्क बोलते हैं उसे हम, लकड़ी की। ठीक है, कॉर्क होता है वो। ठीक है। तो उसके सेल्स को देखा, स्लाइस करके माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के, लेंस के नीचे उन्होंने देखा, जो कि क्या थे, एक तरीके के डेड सेल थे। ठीक है। डेड सेल्स मीन्स उनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही होगी, वो प्लांट से अलग हो चुका है, वो डेड हो चुका है। ठीक है। उनको दिखा कि हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर देखने में आ रहा है। ठीक है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट है और इन्होंने ही नाम दिया सेल को सेल। अपनी लैंग्वेज में सेल्यूला बोला था, सेल्यूला, और वैसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल को देखा था, जिंदा सेल को। इन्होंने डेड सेल को देखा था। क्वेश्चन आएगा कि पहली बार सेल किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। पहली बार डेड सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1674 की। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की 1831 में। न्यूक्लियस मैंने बताया ना, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है। और पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी, नाम दिया एक्चुअली 1839 के अंदर। प्रोटोप्लाज्म मीन्स वही लिक्विड, हमने साइटोप्लाज्म बोला था, बस ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर का भी मिला दो तो ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म। ओके, चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। देखो, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप दिखा रखा है, यहाँ पर आईपीस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, अलग अलग मैग्नीफिकेशन के, उसमें से एक मैग्नीफिकेशन के ऑब्जेक्टिव लेंस से ये देख रहे हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप है। एंड यहाँ पर स्लाइड रखते हैं और सेल को देखते हैं, और ये क्या क्या देख सकते हैं सेल के अंदर, ऐसा सेल, ऐसा सेल, ऐसा सेल, अलग अलग तरीके के सेल मेंशन है। ठीक है।
ये प्लांट सेल दिखा रहा है, ये बैक्टीरिया सेल दिखा रहा है, ये एनिमल सेल दिखा रहा है। पढ़ लेते हैं कि क्या है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये वाइडली एक्सेप्ट था कि देखो पानी से ही ज़िंदगी बनी है, पानी से ही ज़िंदगी बनी है। छोटे छोटे पूल्स मिले, पूल्स जिनको हम हॉट स्प्रिंग बोल रहे थे, गर्म पूल्स मिले पूगा वैली, लद्दाख के आसपास बहुत सारे हाई टेम्परेचर वाले पूल्स मिले जिनमें कुछ बैक्टीरियाज मिले, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म जो उसमें भी रह पा रहे हैं। थर्मोफाइल्स उनका नाम दिया गया क्योंकि उनको हीट पसंद है, हीट एंड लविंग थर्मोफाइल हो गया। ठीक है, ऐसे ही साइंटिस्ट ने देखा और कुछ बताया कि देखो यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ सेल्स मल्टी सेल्युलर होते हैं। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर एक मैग्नीफिकेशन चार्ट दिखा रखा है कि मैग्नीफिकेशन कैसे होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ना, एंड मैग्नीफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब एटम मैंने बताया कि एटम बहुत छोटू होता है, हम आँखों से नहीं देख सकते। यहाँ पर दिखा रखा है कि कौन सी चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और कौन सी चीज़ों को हम आँखों से देख सकते हैं अनएडेड आइज़। हम देख चुके हैं। आगे माइक्रोस्कोप दिखा रखा है एंड यहाँ पर ये भी हम सब समझ चुके हैं। यहाँ पर वही कन्वर्जन्स और फार्मूला दिखा रखा है जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। एंड दैट्स ऑल, हमने यहाँ तक चीज़ों को कवर कर लिया है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में।